बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस जहां एक तरफ इंसान की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और नित नए तजर्बात से इंसानों के लिए मुख्तलिफ आसानियां पैदा कर रही है, वहीं इसकी कुछ इजादात ऐसी हैं जो इंसानियत की बका के लिए सवालिया निशान है, जिसमें सर फहरिस्त एटम बम आता है। आज की वीडियो में एटम बम क्या है और ये कैसे काम करता है, इस पे बात की जाएगी। मैं हूं राजा जुनैद और आप देख रहे हैं मैड फिजिक्स। साल 1938 में दो जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने यूरेनियम पे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया और ये ऑब्जर्व किया कि यूरेनियम बेरियम में कन्वर्ट हो गया है। जब यही बात उन्होंने अपनी साथी लिज माइटनर और ऑटो रॉबर्ट को बताई तो उन्होंने रिसर्च करके 1939 में ये बताया कि इस प्रोसेस के दौरान यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट के बेरियम में कन्वर्ट हो गया है और इस प्रोसेस को लिज माइटनर ने फिशन का नाम दिया। उन दिनों हालात भी दूसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे थे। इसके पेश नजर जनरल लेस्ले ग्रोव्स की क़यादत में प्रोजेक्ट मैनहट्टन का आगाज किया गया, जिसका मकसद न्यूक्लियर वेपन तैयार करना था ताकि जर्मन से ये जंग जीती जा सके। लिहाजा प्रोजेक्ट मैनहट्टन 1939 से 1945 तक चला, जिसके नतीजे में एटम बम तैयार किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स ने तो सरेंडर कर लिया, मगर जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। लिहाजा 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने 2 एटॉमिक बम गिराए, जिसके नतीजे में 90,000 लोग हिरोशिमा जबकि 80,000 लोग नागासाकी में मर गए। जहां इस होलनाकी ने दुनिया को खौफजदा कर रखा है, वहीं हमारे दिमाग में यह सवाल भी आता है कि आखिर एटम बम है क्या और यह काम कैसे करता है। दुनिया में तमाम चीजें एक बहुत ही छोटे यूनिट से मिलके बनी होती हैं, जिसे हम एटम का नाम देते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। तमाम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है और यही इसके एटॉमिक नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स का नंबर मुख्तलिफ हो सकता है। आइए एक हाइड्रोजन के सिंपल एटम की मिसाल लेते हैं। हाइड्रोजन एटम जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन हो और कोई न्यूट्रॉन भी ना हो तो उसका एटॉमिक नंबर 1 जबकि उसका एटॉमिक मास 1 ही होगा और इसे हम प्रोटियम का नाम देंगे। जबकि हाइड्रोजन के ही न्यूक्लियस में नेचुरली एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है, जिसकी वजह से अब इसका एटॉमिक मास 2 हो जाएगा और इसे हम ड्यूट्रियम का नाम देंगे। जबकि इसी तरह नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन ऐसा भी है कि जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी पाए गए हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास 3 हो जाता है और इसे हम ट्रिटियम का नाम देते हैं। अब प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम जब मोर कॉम्प्लेक्स एटम की तरफ आते हैं तो यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलते रहते हैं और सेम एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि कार्बन, जैसा कि यूरेनियम। यूरेनियम की अगर बात करें
तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, जबकि इसके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, जैसा कि यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। एटम बम के लिए सबसे अहम प्रोसेस न्यूक्लियर फिशन है। न्यूक्लियर फिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लार्ज रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस को तोड़कर स्मॉल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके नतीजे में बड़ी मिकदार में एनर्जी हासिल होती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन ममालिक में यूरेनियम मौजूद है वो यूरेनियम का फिशन रिएक्शन करवा के न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं बन जाते। इसके 2 रीजंस हैं। पहला यह है कि यूरेनियम 238 से फिशन रिएक्शन नहीं करवाया जा सकता, और अगर करवाएं भी तो वो रिएक्शन इतना एफिशिएंट नहीं है और उससे हासिल होने वाली एनर्जी काफी नहीं होती। इसलिए यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फिशन के लिए सबसे मौजू तरीन है। जितना भी यूरेनियम जमीन पे मौजूद है उसका 99.3% यूरेनियम 238 का है, जबकि बाकी 0.7% यूरेनियम 235 है। दूसरा रीजन यह है कि यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग करने का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है। यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग करने के लिए गैसियस डिफ्यूजन की मदद ली जाती है, जिसमें यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 को गैसियस फॉर्म में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है, जिसमें से यूरेनियम 235 डिफ्यूज होकर एक तरफ जमा हो जाता है। एक और तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि इससे काफी इफेक्टिव और चीपर है। उसे सेंट्रीफ्यूज मेथड कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूज एक सिलेंडर होता है जिसमें गैसियस फॉर्म में यूरेनियम डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूज 90,000 आरपीएम पे घूमता है, जिसकी वजह से लाइटर एटम्स यानी 235 सेंटर में जमा हो जाते हैं और 238 सेंटर से दूर जमा हो जाते हैं। यूरेनियम 235 को बाद में अलग कर लिया जाता है। अब यूरेनियम 235 को इफेक्टिव तरीके से फिशन रिएक्शन काज करने के लिए सुपर क्रिटिकल मास में तब्दील होना जरूरी है। सुपर क्रिटिकल मास का मतलब यह है कि फिशन रिएक्शन के दौरान ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन दोबारा से यूरेनियम के एटम के साथ ही इंटरैक्ट करें। जब भी यूरेनियम का कोई भी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है तो उसके नतीजे में न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, और वो न्यूट्रॉन्स किसी भी शेल में से बाहर निकलने के काबिल होते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज भी मौजूद नहीं होता, तो लिहाजा वो किसी भी डायरेक्शन में बाहर जा सकते हैं, और ऐसा भी चांस हो सकता है कि वो यूरेनियम के एटम्स के साथ इंटरैक्ट ना करें। इसके लिए किसी भी शेल के बाहर जिसके अंदर यूरेनियम 235 को रखा गया है एक स्पेशल टाइप का मिरर लगाया जाता है ताकि ये न्यूट्रॉन्स वहां से बाहर ना निकल सकें। अब ये न्यूट्रॉन्स जब बाकी यूरेनियम के एटम के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो इस सब को मिलाकर सुपर क्रिटिकल मास कहा जाता है, और ये सब इस वजह से किया जाता है ताकि एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जिसके नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल हो। अब इस सुपर क्रिटिकल मास को स्प्लिट करके 2 सब क्रिटिकल मास में 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और एक शेल के अंदर 2 अलग अलग जगह पे रख दिया जाता है, और जब भी इसे डेटोनेट करना होता है तो ये दोनों सब क्रिटिकल मासेस को कंबाइन किया जाता है। ये काम कन्वेंशनल एक्सप्लोजन से भी किया जा सकता है। जब 2 सब क्रिटिकल मासेस मिलते हैं तो सुपर क्रिटिकल मास बनता है,
और एक जोरदार धमाका होता है, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी रिलीज होती है और टेम्परेचर तकरीबन सूरज के सरफेस टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, जो कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज जल के खत्म हो जाती है। स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1540 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसके रास्ते में आने वाली तमाम चीजें कैसे जल के खत्म हो जाएंगी। जहां भी न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है वहां सालों तक कोई भी चीज जिंदा नहीं रहती, क्योंकि वहां की हर चीज में से रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं और कोई भी चीज जब इनके साथ कांटेक्ट में आती है तो वो बच नहीं पाती। जहां न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा होलनाक है, वहीं इसके कुछ फवायद भी हैं। हम लोग न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे हासिल की जाती है या न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है, तो मैंने ऑलरेडी उस पे एक वीडियो बनाई हुई है। मैं टॉप राइट कॉर्नर में आई कार्ड दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।